हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो डेली की तरह आज आपका टॉपिक होगा गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय की चर्चा की जाएगी। जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा की जाएगी। और ये हिस्ट्री का 20 नंबर क्लास होगा और जिसमें आपको बताया जा रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास में जीएस दृष्टि। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स ऑन करते हैं। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय की हम बात करेंगे और रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां क्या क्या थी उसमें हम बताते हैं क्रमवाइज। 1740 से 1765 ईस्वी कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष हुआ था और 1765 से 1813 ईस्वी तक सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी घेरे की नीति अपनाई गई थी। और आगे चलते हैं 1813-1857 के बीच अधीनस्थ पार्थक्य की नीति और 1858 से 1935 ईस्वी तक अधीनस्थ संघ की नीति। और आगे देखते हैं लास्ट ये रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां थी। 1935 से 1947 ईस्वी तक बराबर के संघ की नीति अपनाई गई। और आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स की। तो घोषणा इन्होंने किया था, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की थी और स्थानांतरण, ये राजकीय कोषागार का जो है स्थानांतरण किया था। ये मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से कोलकाता यानी कि कलकत्ता स्थानांतरण किया था। विचार इसका क्या था? समस्त भूमि शासक की इसका विचार था। और प्रशिक्षण और अशुद्धियाँ की बात करें, राजस्व सुधारों के लिए इसने प्रशिक्षण और अशुद्धियाँ अपनाई थी। और 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था और महाभियोग के मुकदमे का समापन किया था इन्होंने। और आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं प्रमुख सहायक संधि की बात करेंगे लॉर्ड वेल्लेली के क्रम में। तो ये हैदराबाद से मैसूर, मैसूर से तंजौर, तंजौर से हैदराबाद, फिर अवध, अवध से फिर पेशवा, फिर उसके बाद भोसले यानी कि वरार, और उसके बाद लास्ट है प्रमुख सहायक संधि सिंधिया। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं लॉर्ड विलियम वेटिंग की बात करेंगे, वेटिंग की। तो ये कार्यभार इनका जुलाई 1828 ईस्वी में, और इन्होंने सती प्रथा यानी कि सती प्रथा और बालिका शिशु वध को समाप्त करने के लिए प्रयास किया ये इन्होंने, लॉर्ड विलियम वेटिंग ने। और ठगी का अंत किया इन्होंने और भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई थी इन्होंने। और 1833 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था लॉर्ड विलियम वेटिंग। और आगे चलते हैं, ठगों के विरुद्ध जो कार्रवाई थी उसमें कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति की थी इसने। और अंग्रेजी साम्राज्य में विलय क्या हुआ, 1831 ईस्वी में मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ और 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ। और हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम वेटिंग की। तो ये अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बम्बई बंदरगाह से ही निर्यात आरंभ किया और निज़ाम नसीरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया इन्होंने। और आगे हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो कानून की विशिष्टियाँ का नियम जो है भारत में लागू करवाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया इन्होंने। और शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित इसने कर न्याय प्रशासन जो है पृथक अलग अलग किया था। और इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत की प्रसंविबद्ध से सिविल सेवा का प्रारंभ किया यानी कि यूपीएससी का। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी में गाज़ीपुर में हुआ था और गाज़ीपुर में ही इनका कब्र है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। और आगे चलते हैं हम लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे। तो ये कार्यकाल इनका 1848 से 1856 ईस्वी तक, और इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का विलय हुआ। इसमें वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया। और भारत में ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया और एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और व्यापकगत सिद्धांत के तहत विलय हुआ, जिसमें सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभल 1849 ईस्वी में और बघाट 1850 ईस्वी में ये सिद्धांत की तरफ व्यापकगत सिद्धांत की तरफ विलय हुआ। हम क्रम वाइज दिखाते हैं। उदयपुर 1852 ईस्वी में और झांसी जो है विलय हुआ 1853 ईस्वी में और नागपुर का विलय 1854 ईस्वी में और करौल का विलय 1855 ईस्वी का। व्यापकगत प्रस्ताव क्या था?
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अस्वीकृति थी। और भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता जो है इन्हें माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। और आगे हम बात करेंगे 1852 ईस्वी में ओ सैदनेसी यानी विद्युत तार विभाग का अधीक्षक बना था इन्होंने। और 1857 ईस्वी के विद्रोही का मृत्युपूर्ण कथन है, इस तार ने हमारा गला घोट दिया। इसका कथन है 1857 ईस्वी के विद्रोही का मृत्युपूर्व का कथन। और आगे हम बात करेंगे अवध का विलय की। तो 1854 ईस्वी में स्लिम मैन के स्थान पर जो है जेम्स आउट्रम यानी कि अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। और आउट्रम क्या है ये, इसी के रिपोर्ट जो आउट्रम है इसी के रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। और 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय हुआ था। और आगे चलते हैं, हम लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे। तो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना था ये लॉर्ड कैनिंग। और 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 में इन्होंने महारानी की उद्घोषणा हुई। इसमें इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषणा की गई। और ईस्ट इंडिया 1 नवंबर 1858 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की गई और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। और आगे हम देखते हैं लॉर्ड एलनबरो की कार्यकाल की हम बात करेंगे। तो 1842 से 1844 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया 1843 ईस्वी में और सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया 1843 ईस्वी में। और इसके आगे हम बात करेंगे लॉर्ड मेयो की। तो इसका कार्यकाल जो 1869 से 1872 ईस्वी तक। और लॉर्ड मेयो को जो है प्रथम जनगणना, ये 1872 ईस्वी में इन्होंने प्रथम जनगणना का प्रारंभ किया। और इन्होंने लॉर्ड मेयो का जो है अंडमान निकोबार में हत्या कर दी गई थी। शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। और लॉर्ड मेयो जो है प्रथम वायसराय कार्यकाल के दौरान ऐसा है जो कार्यकाल के दौरान इसकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो की। और हम आगे बात करते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें पहला है पॉइंट, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और अगला पॉइंट है 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त हुए, कौन हुए थे, एलेक्जेंडर कनिंघम ये नियुक्त हुए थे। और आगे हम अगला पॉइंट की बात करेंगे तो करजन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किए थे, कौन किए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किए थे। और आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुई किस समय, तो उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की गई। और आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था, ये मेयो के समय बनाया गया था। और आगे हम अगला पॉइंट की बात करेंगे, तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था तो बंगाल का विभाजन रद्द, इसमें परिणाम यही था। और अगला पॉइंट है आर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग क्या था, तो पुरातत्व विभाग था। और आगे हम बात करेंगे कुछ गतिविधि और गवर्नर जनरल और वायसराय की बात करेंगे। तो जो गतिविधि है चुक का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति, इस समय जो है डलहौजी थे। और बंगाल का विभाजन जो ये गतिविधि है इस समय लॉर्ड कर्जन थे, इनके द्वारा। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के समय और समाज सुधारक वेटिंग के समय हुआ था। और आगे हम बात करेंगे भू राजस्व व्यवस्था की। तो भू राजस्व व्यवस्था में पहला पॉइंट है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की बात करेंगे। तो इसका प्रारंभकर्ता जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1793 ईस्वी में इसका प्रारंभकर्ता माना गया है। और अन्य नाम इसका जो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली है इसका अन्य नाम क्या है, तो हम क्रम वाइज देखते हैं इसका क्या क्या नाम है। इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विसवेदारी इसका अन्य नाम है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का। और क्षेत्र की हम बात करेंगे, इसके क्षेत्र की पहले क्रम वाइज देखते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू हुआ ये व्यवस्था। और ब्रिटिश भारत में लगभग 19% भू क्षेत्र पर लागू की गई अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली। और इसका अस्थाई जो बंदोबस्त प्रणाली थी इसका प्रावधान क्या क्या था, तो हम बात करेंगे क्रम वाइज देखते हैं। जो जमींदारों का एक नया वर्ग भूमि स्वामी घोषित किया गया था, इसका प्रावधान था। और भूमि के लगान का 10/11वां भाग कंपनी को यानी कि देना होता था, तथा जो एक हिस्सा बचता था 1/11वां भाग जमींदारों के पास
दिया जाता था। और आगे हम अगली व्यवस्था की बात करेंगे तो अगला ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता जो है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्षेत्र जो है सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले से लागू हुआ था। और अगला पॉइंट है क्षेत्र क्या है, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से और पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू हुआ ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ब्रिटिश भारत के 51% भू क्षेत्र पर लागू हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और आगे हम पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है रैयत के लिए कुछ जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसके लिए कुछ प्रावधान है, जिसमें क्या क्या है, भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्राप्त हुआ था। और कृषक यानी किसान भू स्वामित्व की स्थापना की गई थी, इसका प्रावधान था। और उच्च लगान दर का प्रावधान था। और आगे हम बात करेंगे महालवाड़ी पद्धति की। तो इसमें प्रत्येक ग्राम अथवा महाल यानी कि जागीर का एक भाग है के स्थान के साथ स्थापित हुआ था, मतलब कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल के साथ स्थापित हुआ था। और ग्राम में समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी था इसमें, इस पद्धति में जो मालवाड़ी पद्धति थी। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू हुआ था ये कुछ परिवर्तनों के साथ। जो महालवाड़ी पद्धति थी ये लागू हुई थी। और अंतिम पॉइंट है ब्रिटिश भारत के 30% भू क्षेत्र पर लागू हुआ था ये महालवाड़ी पद्धति। तो इसी क्रम में आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।